लेक्चर 3 को स्टार्ट करेंगे यार। ओवरहेड्स, कुछ और आगे चलेंगे, कुछ नई बातें सीखेंगे, कुछ नए लॉजिक्स, नए कंसेप्ट, थोड़े खट्टे, थोड़े मीठे और थोड़ा मैजिक। आइए, मैं इन्हीं बातों के साथ भूपेश आनंद आज आपके सामने सिटिंग पोस्चर की बात करूंगा। बेटे इस तरह से बैठना है जैसे मैंने ये पोस्चर दिया आपको। कमर सीधी होगी तो ज्यादा बातें समझ आएंगी। बी हैप्पी, हमेशा खुश रहना है। जब आप छोटे थे तो खुश रहते थे। बी जॉली एंड बी चेयरफुल। आज का विचार, सुविचार है कि कभी भी किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बड़ी चीजें होती हैं वो मुश्किल से मिलती हैं। सर आगे चलें। ठीक है बेटे, मैंने अभी तक आपको ओवरहेड्स बताया, इनडायरेक्ट कॉस्ट बताई, फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया, एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनल ओवरहेड्स and what are the different types of departments, what I mean by production department, what I mean by service department, what is the main logic of that. लीवाइस जीन का एग्जाम्पल लिया और आज भी मैं एक नया एग्जाम्पल और लेकर नई बात को एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल्स बताता ही रहूंगा और आपको जब तक समझ नहीं आएगा। आज लेक्चर 3 में बेटे एक बार फिर इन द चैप्टर ऑफ ओवरहेड्स मुझे एक बार दोबारा से ये बताना है कि मैं आपको 4 बातें बताने आया हूं। बेटे भूपेश आनंद बांध कफन आपके सामने गुलाबी चेहरा लेकर आया हूं, दैट यू शुड नो what is the meaning of production departments, what is the meaning of service departments, what I mean by indirect cost, why it is important to distribute that, what are the basis for that, सब सीखेंगे। आज के इस लेक्चर में मैंने बताना है एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। व्हाट आई मीन बाय एलोकेशन, व्हाट आई मीन बाय अपॉर्शनमेंट, व्हाट इज एलोकेशन, व्हाट इज अपॉर्शनमेंट। बेटे आज ऐसी ऐसी बातें बता दूंगा कि पानी जैसे चीजें क्लियर होंगी बेटे। और थर्ड पॉइंट मैंने बताना है आज के लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। व्हाट आई मीन बाय प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, what I mean by secondary distribution, what are the different methods of primary and secondary distribution, and after completing that, because it will be taking 2 or 3 lectures, and after that I will be telling you about absorption of overheads. बस कहानी वहीं पे खत्म होगी और फिर मैं एक रिविजनरी लेक्चर लूंगा इन सबको लिंक करते हुए। आइए, मैं भूपेश आनंद अभी आपको कुछ नहीं बताना बेटे, खाली आपने मेरी बातों को सुनना। बस सिंपल सी छोटी सी रोजमर्रा की जिंदगी की बातें बताऊंगा। मेरी बातें आपके सामने आ रही हैं। आप सपोज कीजिए यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी, और उस कंपनी के मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसमें आप फैक्ट्री के ओवरहेड्स इनकर कर रहे हैं। अब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं ये मत पूछना, आपको मालूम है। What I mean by factory overheads, what is the indirect cost, what are the examples of that, I will not tell you, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया। Supposingly आप एक कंपनी के फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर कर रहे हैं। सपोज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया उस कंपनी के उस फैक्ट्री के डिपार्टमेंट में, और उस फैक्ट्री में आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, 2 डिपार्टमेंट्स, 2 प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। वन इज जीन्स एंड सेकंड इज टी शर्ट। और आपने क्या किया हुआ है कि वो जो कॉमन बिल आपने पे किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, आपने दोनों डिपार्टमेंट्स में अलग अलग सब मीटर लगाया हुआ है। मतलब एक कॉमन फैक्ट्री है, जो आपका बिल एक आ रहा है बेटे, वो तो कॉमन ही आ रहा है, लेकिन आपने समझदारी की कि दोनों डिपार्टमेंट्स में जो जीन्स का डिपार्टमेंट है और जो टी शर्ट का डिपार्टमेंट है, आपने, या ऐसा समझ लीजिए आपके 2 डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, ऐसा मान लेते हैं। वन इज जीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेकंड इज टी शर्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, थर्ड इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड फोर्थ इज वेयर हाउस। आपने 4 सब मीटर लगाए हैं, 4। वेयर हाउस का मीटर सब अलग लगा दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अलग लगा दिया, जीन्स का अलग लगा दिया, टी शर्ट का अलग लगा दिया। ये मीटर आपने बाजार से खरीदे हैं बेटे। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने तो एक ही मीटर लगाया है, आपने उन सब की अलग अलग मीटर लगा दिए कि आपको पता चले कि किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है। अब आपको एक कॉमन बिल आया इलेक्ट्रिसिटी का, लेट इट बी 60,000, लेट इट बी 50,000, लेट इट बी 70,000, कुछ भी आया, लेकिन आपको मालूम है कि इतने यूनिट्स का आया, तो इसमें से इतने यूनिट्स जीन डिपार्टमेंट के हैं क्योंकि हम उसके सब मीटर से देख लेंगे। इतने यूनिट्स आपने टी शर्ट डिपार्टमेंट में इनकर किए क्योंकि वी कैन सी फ्रॉम द सब मीटर, एंड दिस मच नंबर ऑफ यूनिट्स यू हैव इनकर्ड, यू हैव डन इन केस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड वेयर हाउस। तो बेटे जब आपको क्लियरली पता है
कि ये खर्चा इसके लिए हुआ, नो डाउट दैट इज कॉमन, इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉमन इनकर हुआ, बट स्टिल यू नो दैट दिस मच अमाउंट हैज बीन इनकर्ड फॉर दिस बिकॉज यू हैव इंस्टॉल्ड अ सब मीटर। बेटे फिर हम क्या करेंगे, जितना खर्चा जीन्स में आया इलेक्ट्रिसिटी बिल का उसमें ऐड कर देंगे, जितना टी शर्ट में आया टी शर्ट वाले डिपार्टमेंट में ऐड कर देंगे, जितना रिपेयर एंड मेंटेनेंस में उसमें दे देंगे, और जितना वेयर हाउस में आया हम वेयर हाउस में डाल देंगे। इसका मतलब वी विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4। तो मैं इस प्रोसेस का नाम, ये जो मैंने अभी बताया, इसको मैंने कहा आई कैन डायरेक्टली एलोकेट इट। मैंने सबको बराबर बराबर भागों में बांट दिया। बेटे इस बांटने के प्रोसेस को हम यही तो बोलते हैं दैट दिस इज एलोकेशन। जब मैं एक्यूरेटली बांट सकता हूं, इफ आई कैन डिवाइड एक्यूरेटली कि भाई ये इसके लिए हुआ, ये इसके लिए हुआ, ये इसके लिए हुआ, ये इसके लिए हुआ, बिना किसी जुगाड़ के, कोई अजम्पशन के बिना, कोई झूठ के बिना, कोई एस्टिमेशन के बिना, मैं कोई जुगाड़ नहीं कर रहा, बिकॉज आई नो दैट सब मीटर हैज बीन देयर एंड आई कैन इजीली से दैट this much amount of electricity bill should be given, should be charged to this department and to this department and this one to this department. That process is named as, जब मैं वो indirect cost एक particular base के basis पे, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, मैं उसके बेसिस पे डालूंगा, चार्ज करूंगा, ऐड करूंगा, उसका नाम है एलोकेशन। एलोकेशन 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 का मतलब समझना है। मैं आपसे एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। भाई आपने एक सुपरवाइजर, 2 सुपरवाइजर अपॉइंट किए, एक सुपरवाइजर आपने जीन्स डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट किया और एक आपने टी शर्ट डिपार्टमेंट के लिए। एक को आप 10,000 रुपये महीने की सैलरी देते हो, एक को आप 6,000 रुपये महीने की सैलरी देते हो, क्योंकि टी शर्ट में वर्कर्स कम है, जीन्स में वर्कर्स ज्यादा हैं, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यू आर पेइंग 10,000 टू दैट सुपरवाइजर हु इज सुपरवाइजिंग द वर्कर्स हु आर प्रोड्यूसिंग जीन्स, and you are paying 6,000 or 8,000 to the supervisor who is supervising the workers who are producing t-shirt. आप ये बताइए, no doubt supervisor is a common cost. Supervisor salary is a indirect salary. Supervisor salary is no doubt a factory overhead. But I know that out of that 10,000 rupees is for jeans and 6,000 or 8,000 is for t-shirt. तो मैं 10,000 को उठाऊंगा, उसे कहूंगा आ गले लग जा, और उसको जीन्स डिपार्टमेंट में डालूंगा। 8,000 जो सुपरवाइजर की सैलरी दी है, उसको कहूंगा आ गले लग जा, उसको टी शर्ट में डाल दूंगा। इट मीन्स आई नो दैट बेसिस, आई नो इट क्लियरली, विद देयर इज नो जुगाड़, देयर इज नो एस्टिमेशन. I know it that this supervisor has incurred his time, has spent his time, has done the services for this department. But अगर इसको एलोकेशन बोलते हैं। पहले बताओ एलोकेशन समझ आ गया? एक बच्चा कहता है एलोकेशन तो समझ आ गया, अपोर्शनमेंट बताओ। सर बेटे कमर सीधी करो पहले। आप रजिस्टर ही नहीं खोला यार, आप में से कुछ बच्चे ने। धिक्कार है ऐसे जीवन पे जो बेवकूफ़ी के जीवन से चल रहा है। मैं कहता हूं लीवाइस कंपनी ने एक ही सुपरवाइजर अपॉइंट किया, एक ही। वो कभी कभी तो क्या करता है, जीन्स डिपार्टमेंट में जाके वर्कर से कहता है बीड़ी सिगरेट मत पियो, बातें मत करो, काम करो। कभी कभी यहाँ चला जाता है, किधर, टीचर डिपार्टमेंट में। कोई फिक्स टाइम शेड्यूल नहीं है, एक ही कॉमन सुपरवाइजर है। अब आप बताओ कि मैं इस अमाउंट के सुपरवाइजर को जो सैलरी पे कर रहा हूँ, लेट इट बी X dollars, how it will be divided among these two departments? बेटे मैं डिवाइड ही नहीं कर सकता। कैसी बातें कर गए? हाँ जुगाड़ लगाऊंगा, कर सकता हूँ, उसके बाद वो नेक्स्ट पॉइंट है। बट क्लियरली without any doubt, with a clear base, I cannot divide कि मुझे नहीं पता कि उसने टाइम कितना जीन्स में लगाया या कितना उसने टी शर्ट में लगाया। जुगाड़ तो बहुत सारे। I can divide it on the different basis. My one basis can be that if I say that how many number of workers are in the jeans department and how many number of workers are in the t-shirt department, I can divide it, that common salary, supervisor salary, on the basis of the number of workers. I can say that how many number of jeans are being produced.
एंड हाउ मेनी टी शर्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस, तो मैं जीन्स और टी शर्ट के बेसिस में भी डिवाइड कर सकता हूं। देखो जुगाड़ तो बहुत सारे हैं, आप समझ रहे हैं, बट द पॉइंट इज मैं जब जुगाड़ की हेल्प से डिवाइड करूंगा बिना किसी स्पेसिफिक बेस के, then that is named as apportionment. अपॉर्शनमेंट बेटे इसको बोलते हैं अपॉर्शनमेंट। मैं अभी 10 एग्जांपल दूंगा यार, आप चिंता क्यों करते हो। पहले बताओ क्या यहां तक बात थोड़ी सी समझ आई। तो मैंने एक पॉइंट लिखी बेटे अपनी कहानी में, मैंने एक तरफ लिखा एक्यूरेसी, क्योंकि मैं यहां चाहता हूं इसको समझाना क्या, एलोकेशन। मैंने पेज के 2 पार्ट्स लिख लिए, वन इज एलोकेशन एंड सेकेंड इज अपॉर्शनमेंट। एक तरफ लिखा एलोकेशन और एक तरफ लिखा अपॉर्शनमेंट। एलोकेशन के नीचे पता है क्या लिखा, सर्टेन डिफाइंड बेस, मतलब हमें बेस पता है, हमें क्लियर कट मालूम है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिसिटी बिल का कि आपने सब मीटर लगाया है, या सुपरवाइजर जीन्स का अलग है और टी शर्ट का अलग है, तो इट इज अ क्लियर कट बेस, इट मींस आई विल डायरेक्टली एलोकेट इट। बट इफ आई एम नॉट अवेयर ऑफ द क्लियर कट बेस, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कॉमन सुपरवाइजर इंटर किया, मैंने कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बिल किया और सब मीटर नहीं लगाए, तो मैं कहूंगा उस केस में जब मैं उस खर्चे को, इट इज एलोकेशन, इसको बोलते हैं एलोकेशन। आई थिंक आपको थोड़ी सी बात यहां तक तो सबको समझ आ गई। अभी एग्जांपल दूंगा बेटे, पहले अपॉर्शनमेंट लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल दूंगा। अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, आराम से बेटे। अपॉर्शनमेंट का मतलब समझ लो, जब आपके पास एक सटीक बेस नहीं है, जब आप जुगाड़ करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जब आप कोई जुगाड़ लगाओगे, जब आप कोई बेसिस लगाओगे, आप एस्टिमेट करोगे, उसको बोलते हैं बेटे अपॉर्शनमेंट। तो लिखेंगे इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू मोर देन वन कॉस्ट सेंटर्स ऑन सम इक्विटेबल बेसिस। आप यहां पर जुगाड़ भी लिख सकते हैं, विद सम जुगाड़। अब जुगाड़ कैसे आएगा मैं बताऊंगा, पहले आप लिखो इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स
to more than one cost center on some equitable basis. When indirect costs are common to different cost centers, when I have incurred a same common, electricity bill, and that is common for the different centers, that is named as, I have to do it with the help of apportionment process. तो आप लिख लेंगे when indirect costs are common to different cost centers. For example, a common electricity bill, a common rent paid for that factory. I am not, I have done it in common, in totality. That process which I will be using is named as apportionment. बेटे एक घड़ा छोटा सा बनाएंगे बेटे, बड़ा ही मेहनत की यार, क्या बताऊं मैं आपको, बड़ी मेहनत की है बेटे। अपोर्शनमेंट का मतलब समझ लें, घड़ा बनाए बेटे, घड़ा बनाए। खर्चा जब एक ही जगह हो गया लेकिन बंटवारा करना है, क्या देखो आपको आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। जब खर्चा एक ही जगह हो गया, मुझे नहीं पता किसका कितना था, मुझे बंटवारा करना है, दैट इज नेम्ड एज अपॉर्शनमेंट, दैट इज नेम्ड एज अपॉर्शनमेंट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, whenever you want to do बंटवारा, whenever you want to distribute it, whenever you want to apportion it, whenever you want to have there has to be a basis। भाई आप मुझे लॉजिकली बताओ कि कुछ बेसिस तो होगा, कुछ लॉजिक तो होगा जिसके बेसिस पे वो बंटवारा करोगे। जैसे मैंने अभी बताया कि एक सुपरवाइजर की सैलरी आपने पे की, अब वो सुपरवाइजर कॉमन था, आप कैसे बंटवारा करोगे, कुछ ना कुछ बेसिस तो लोगे ना। अच्छा सर एक एग्जाम्पल से और बताओ बेटे, बिल्कुल मैं बताऊंगा। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा और लॉजिकली पता चले कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बेटे मैं छोटी सी केस स्टडी ले रहा हूँ रेनॉल्ड की। मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में रेनॉल्ड केस स्टडी से आपको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट बताने की कोशिश की थी। मैं आज रेनॉल्ड केस स्टडी में हल्का सा हेर फेर लेकर आ रहा हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि रेनॉल्ड कंपनी एक तो क्या करती है, पेन तो बनाती है ना, और एक क्या करती है, ट्यूबलाइट बनाती है, एलईडी ट्यूबलाइट बनाती है। मैं जस्ट आपको लॉजिकली कंसेप्ट समझ आए इसलिए थोड़े से अटूक पटूक एग्जांपल ले रहा हूं। तो मैंने ऊपर लिखा केस स्टडी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ऑफ रेनॉल्ड केस स्टडी, लेट दिस कंपनी इज प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स एंड दोस टू प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। मैंने जान के ना अलग अलग ले लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक ले लिया अप्लायंस और एक पेन ले लिया कि आपको डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो। बेटे यहां तक सोचता हूं कि आपको लॉजिकली बातें समझ आई। मान के चलते हैं रेनॉल्ड पेन कंपनी दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, एक एलईडी ट्यूबलाइट और दूसरा पेन। ठीक है जी, आराम से। अब देखो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी आपको नीचे। फ्रेंड्स बोथ आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई हैव टेकन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल आपको पता है बेटे, एलईडी ट्यूबलाइट का रॉ मटेरियल अलग होगा और पेन को बनाने का खर्चा अलग होगा, मटेरियल भी अलग होगा। अच्छा लेबर की रिक्वायरमेंट भी अलग होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बनाने को के लिए कुछ अलग तरह के स्किल्ड लेबर चाहिए और पेन को बनाने की अलग तरह का स्किल्ड लेबर चाहिए। तो इसकी स्किल्ड लेबर अलग होगी, इसकी स्किल्ड लेबर अलग होगी। ठीक है सर। रेंट पेड फॉर फैक्ट्री, मान के चलते हैं कि हमने 50,000 रुपए फैक्ट्री के रेंट को पे किया। अच्छा उसमें ट्यूबलाइट भी बन रही है और उसमें पेन भी बन रहा है क्योंकि फैक्ट्री तो एक ही है। तो मैं आपसे पूछूं प्लीज टेल मी द कॉस्ट ऑफ हाउ मच इज द कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड और विच हैज बीन इनकर्ड फॉर और हाउ जस्ट टू असर्टेन द कॉस्ट फॉर ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई और पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट आई। बेटे जब भी कॉस्ट निकालनी हो ना, मैंने कहा ना डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा डायरेक्ट कॉस्ट तो ऐड कर ही सकते हैं, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एलईडी ट्यूबलाइट एंड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर पेन। ये तो आपको अलग अलग दी होगी क्योंकि डायरेक्ट का मतलब ही होता है विच कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर। बट फैक्ट्री रेंट आपको एक ही दिया है, इकट्ठा दिया है, कॉमन दिया है। आइए देखते हैं बेटे, मैंने आपके लिए एक छोटी सी शीट बनाई
क्योंकि बेबी को शीट पसंद है। मैंने लिखा कॉस्ट असर्टेनमेंट। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, इफ यू वांट टू असर्टेन द कॉस्ट, तो क्या कैसे करेंगे? ये कॉलम बनाया बेटे ट्यूबलाइट, ये पेन और ये टोटल। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल जो होगा, डायरेक्ट लेबर जो होगी, ये तो हमें पता ही चलेगी, तभी तो हम इसका नाम रखते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में मैंने ये खर्चे लिखे बेटे कि हमने रेंट पे किया 50,000, सैलरी पे की $X, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी पे की $Y, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 40,000 रुपीज। All I have taken the examples of factory overheads in Reynolds, and that company is producing two types of products. One is tube light and second is pen. एक बच्चा सोच रहा है ये केस स्टडी लिखूं या नहीं लिखूं, उसके मुंह पे थप्पड़ मारने का मेरा मन करता है बेटे। आइए, इतनी मेहनत से मैंने ये फैक्ट्स ढूंढे हैं आपके लिए कि आपको लॉजिकली क्लियर कर डालूं एलोकेशन और अपोर्शनमेंट, और आप सोच रहे हैं, शर्म आनी चाहिए यार। अब मैंने आपके सामने कुछ रखा, क्योंकि ट्यूबलाइट अलग तरह के वर्कर्स काम करेंगे तो उसके लिए उन्होंने अलग तरह का सुपरवाइजर रखा, और पेन अलग तरह के वर्कर्स काम करेंगे तो उसके लिए उन्होंने अलग से सुपरवाइजर रखे। मान के चलते हैं जो मैंने आपको कहा कि सुपरवाइजर की सैलरी $X है, तो इसके साथ साथ मैंने एक इंफॉर्मेशन दी कि मान लेते हैं 3 सुपरवाइजर ट्यूबलाइट के डिपार्टमेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, और 2 सुपरवाइजर पेन को प्रोड्यूस करने के वर्कर्स का ध्यान रख रहे हैं। इसका मतलब जो भी $X की कॉस्ट होगी सुपरवाइजर सैलरी, ये 5 लोगों की है बेटे ये 5 की है बेटे, लेकिन मुझे पता है कि इसमें से 3 जो हैं वो ट्यूबलाइट डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, और बेटे मुझे ये भी पता है कि जो 2 हैं सुपरवाइजर आर डूइंग मैनेजिंग वर्क फॉर मैनेजिंग क्या, पेन वर्कर्स, जो पेन बना रहे हैं उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर मुझे ये मालूम है तो बेटे इसको मैं क्या करूंगा, 3 की कॉस्ट उठाऊंगा और डायरेक्टली पटक दूंगा कहां पे, ट्यूबलाइट के अंदर, और 2 सुपरवाइजर सैलरी की कॉस्ट उठाऊंगा और पटक दूंगा कहां, पेन के अंदर, क्योंकि मुझे सीधा सीधा पता है, सर्टेन है, सब क्लैरिटी है, इसका नाम है एलोकेशन। बट अगर मुझे ये नहीं पता होता कि 3 सुपरवाइजर ट्यूबलाइट पे लगाए हैं, 2 सुपरवाइजर वहां लगाए हैं, कुछ नहीं बताते, वो कहते जी कॉमन सुपरवाइजर सैलरी $X है, तो उस केस में मुझे अपोर्शनमेंट करना पड़ता, और अपोर्शनमेंट मैं किसी बेसिस पे करूंगा। अभी मैं वो बेसिस बताऊंगा। क्या आपको अभी तक एलोकेशन और अपोर्शनमेंट का डिफरेंस समझ आ गया? ठीक है जी। मैं दूसरी बात एक और नीचे कर रहा हूं। सपोज करते हैं कि जो यहां पर कॉमन, यहां पे बिजली का बिल दिया है ना, बिजली का बिल दिया 40,000, ये लिखा है। अगर ये क्लियर है कि ट्यूबलाइट डिपार्टमेंट का सब मीटर ये कहता है और पेन का डिपार्टमेंट ये कहता है, उनका सब मीटर अलग अलग लगाया हुआ है, तो फिर मैं डायरेक्टली आराम से इस 40,000 का विभाजन कर सकता हूं, इसका संधि विच्छेद कर सकता हूं, इसको डिवाइड कर सकता हूं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं विद अ पर्टिकुलर बेस, and I am very much defined with that base. There is no jugaad in that. I will say it is named as allocation. But if there is a jugaad, because I have not installed any submeter for that, if I am using a jugaad, if I am doing an estimation, if I am dividing it on the approximation basis on a particular base, because I am not clear that how much is actually for which department and which department, and this process is named as apportionment, my dear friends. यही तो बात समझाने के लिए आया हूं मेरे बेटे, आपको यही तो बात बतानी है। आई थिंक अभी तक लॉजिकली अब आपको क्लियर हो चुका है। बस अब लास्ट पॉइंट बताना है बेटे आज के लेक्चर का। मैंने आपको बताया कि ओवरहेड्स में हम ये बातें सीखने जा रहे हैं। ये है बेटा ओवरहेड्स, ये है ओवरहेड्स ये है। Because I want to distribute overheads because they are incurred in common, because that is a common cost. So I should know how many types of departments are there. One is production department and second is service department. And second point is I should also be aware of that what I mean by allocation and apportionment. अभी मैं सबको धीरे धीरे एक ही माला में पिरोऊंगा, अभी अलग अलग बता रहा हूँ। लेक्चर 7th 8th में मैं एक ही साथ जब बताऊंगा तो आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी
लेकिन वो दिमाग की खिड़कियां तभी खुलेंगी जब आपको ये छोटी छोटी बातें समझ आएंगी। मैं आज के लेक्चर में आपको बता रहा हूं कि एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट का डिफरेंस क्या है, एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट कहते किसको हैं। मैं भूपेश आनंद ये कहना चाहता हूं कि अपॉर्चनमेंट जब भी आप करेंगे तो बेटे एक बेस के बेसिस पे ही करेंगे, बिना बेस के तो आप अपॉर्चनमेंट कर ही नहीं सकते। अब सवाल आता है, मुद्दा आता है कि आप किस बेसिस पे, किस लॉजिक पे डिवाइड कर रहे हैं दैट कॉमन कॉज। तो मैंने हेडिंग लिख दी, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट डिपेंड्स अपॉन, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट डिपेंड्स अपॉन। जब आप किसी भी खर्चे को, किसी भी लागत को, किसी भी कॉस्ट को विभाजित कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, बेटे ये टाइप ऑफ खर्चा क्या है, उसका नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपने छोले भटूरे खाने हैं तो बेटे आप छोले भटूरे थोड़ी 5-6 प्लेटें खा जाओगे, 1-2 प्लेट खा लोगे। डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। अगर चपाती खानी है और भूख लगी है तो 3-4 चपातियां खा जाओगे। इट मीन्स whenever I want to divide, whenever I want to apportion, whenever I want to bifurcate the common expense, there has to be a common base. And today, now, within coming 2-3 minutes, I will be telling you that how we can find out that base. आपको ना क्वेश्चन में बड़ी सारी बातें बताई जाएंगी, अलूल फुलूल सी बातें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए जाएंगे। अब आपको उस मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में से, आपको इस भूल भलैया में से अपना रास्ता ढूंढना है कि कौन सा बेस्ट लॉजिक हो सकता है जिसके ऊपर आप उस कॉमन कॉस्ट को डिवाइड करोगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको रेंट दिया जाए, फैक्ट्री का रेंट दिया जाए, सपोज करते हैं एक फैक्ट्री का रेंट एक्सपेंस दे दिया, जैसे अभी मैंने रेनॉल्ट की केस स्टडी में बताया। अब बेटे वो फैक्ट्री का जो रेंट है उसके लिए आपको अलग अलग तरह की वो इंफॉर्मेशन देंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देंगे, नॉन फाइनेंशियल भी देंगे। आपको एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू डिसाइड दैट विच इज द बेस्ट, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो मैं चाहता हूं कि आप ऊपर लिखें, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ एक्सपेंस एंड नेचर ऑफ एक्सपेंस, डिफरेंट वेज एज पर विच कॉमन कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट और overheads can be distributed, divided और apportioned, because अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। देखिए there are different schools of thought। एक स्कूल ऑफ थॉट कहेगी ये बेस्ट है, एक स्कूल ऑफ थॉट कहेगी ये बेस्ट है, बट आपको अपना माइंड यूज करना है। और जो मैं आने वाले 5 मिनट में बातें बताऊंगा, दैट आर द यार्डस्टिक्स, दैट आर द बेंचमार्क्स, दैट आर द पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आप डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा रेंट, और आपके यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स हैं, मान लेते हैं डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, और आपको अलग से कुछ नहीं पता है, इसको डिवाइड ही करना है। या तो मैं तो कहता हूँ अगर मुझे ऑलरेडी बताया जाए कि भाई डिपार्टमेंट ए के मैं 40,000 पे कर रहा हूँ क्योंकि इसका हमारा कॉन्ट्रैक्ट अलग है, और डिपार्टमेंट बी के मैं 20,000 दे रहा हूँ क्योंकि इसका लीज एग्रीमेंट अलग है, एक जगह मैंने बाद में ली थी, एक जगह पहले ली थी, वो डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है। तो जब मुझे पता ही है तो डिवाइड थोड़ी कुछ करना है। आई एम सर्टन अबाउट दैट, इट इज एलोकेशन। बट इफ द पॉइंट इज आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, एंड दैट कॉमन कॉस्ट इज गिवन टू मी 60,000 रुपीज एंड दैट हैज टू बी बाइफिकेटेड। नाउ द पॉइंट इज देयर आर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गिवन टू मी। अब आपको सोचना है, बूझना दैट वेदर that rent which is being incurred, that common cost, whether that is related with number of workers, whether that is related with area occupied, whether that is related with horsepower of machines, whether that is related with number of light points। आप बताइए रेंट आप किस वजह से देते हैं? क्या उसमें जितने लाइट पॉइंट्स होते हैं, पंखे लगे होते हैं, बिजली लगी होती है, ट्यूबलाइटें लगी होती हैं, उसके बेसिस पर रेंट डिवाइड होना चाहिए क्या? या उस जगह में जो मशीनें लगी हैं उनकी हॉर्स पावर, घोड़े की पावर, मतलब कितने हॉर्स पावर की मशीन है, क्या उस पर डिवाइड होना चाहिए क्या? बेटा आपको लॉजिकली सोचना है। 6th 7th 8th क्लास का बच्चा आजकल सोच ले, आप तो इतने बड़े हो गए हो, कमर सीधी करके बैठ जाओ, थप्पड़ मारने वाला हूं मैं खींच के। एक बच्चा कहता सर मैं बताऊं, मैंने कहा बिल्कुल बता बेटे। रेंट इज टू बी डिवाइडेड, द बेस्ट पार्ट, द बेस्ट एस्टिमेशन, द बेस्ट बेसिस। बेटा आप रेंट देते क्यों? फ्लोर स्पेस एरिया के लिए,
कि आपके पास एरिया कितना ऑक्यूपाइड है, कि भाई डिपार्टमेंट ए के पास कितना एरिया है और डिपार्टमेंट बी के पास कितना एरिया है, उसके पास कितने स्क्वायर फीट्स हैं, इसके पास कितने स्क्वायर फीट्स हैं. तो यू पे रेंट फॉर दीज थिंग्स. It means the best base. It means you will be given the financial information as well as the non-financial information. The point is, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कंसेप्ट लगाना है, सोचना है और फिर आपको बेस्ट बेस निकालना है. जैसे मैं आपके सामने एक सुपरवाइजर सैलरी की बात करता हूं. आपको कॉमन सुपरवाइजर सैलरी दी हुई है. अब आप ये बताइए, क्या सुपरवाइजर सैलरी नंबर ऑफ लाइट पॉइंट से रिलेट करती है? क्या वो बेस होना चाहिए उसको डिवाइड करने के लिए? या हॉर्स पावर व मशीन बेस होना चाहिए उसको डिवाइड करने के लिए? या एरिया स्पेस ऑक्यूपाइड बेस होना चाहिए उसको डिवाइड करने के लिए? या नंबर ऑफ वर्कर्स बेस होना चाहिए उसको डिवाइड करने के लिए? बेटे मैंने लास्ट में बोला नंबर ऑफ वर्कर्स. अगर आपको नंबर ऑफ वर्कर, आप ही बताओ ना सुपरवाइजर होता क्यों है? बेटे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बीड़ी सिगरेट ना पिए, तंबाकू ना खाएं, बातें ना करें, काम करें. It means to manage that human resource that supervisor is required. So the best base on the basis of which I should divide, I should bifurcate, I should allocate, I should do sandhi vichhed of supervisor salaries on the basis of number of workers. I think you are getting my point. Supposingly power bill की बात कर लेते हैं यार. मान लेते हैं पावर बिल कॉमन आया. आप ये बताओ पावर, बेटे एक होती है जनरल लाइटनिंग, एक होती है पावर. अगर आप इंडस्ट्री में कोई लेते हैं तो आपको इंडस्ट्रियल पावर चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें जिनमें आवाज़ें आ रही है धाएं 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 धाएं, बेटे उनकी हॉर्स पावर होती है जैसे घोड़े की पावर होती है हॉर्स पावर. अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आपके घर में पंखे भी हैं और आपके घर में एयर कंडीशनर भी है. अच्छा फैन जो है 24 घंटे चलता रहता है, एयर कंडीशनर 2 घंटे भी चलता है, तो बिजली का बिल बहुत आ जाता है. इट मीन्स आपको क्या लगता है कि वेदर पावर बिल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर और along with that horsepower how many number of hours that machine has been worked is running. बेटे खाली हॉर्स पावर से भी काम नहीं चलेगा वैसे बेस्ट बेस देखा जाए तो, क्योंकि एयर कंडीशनर की हॉर्स पावर ज़्यादा होती है, बट हम एयर कंडीशनर चलाते ही नहीं है. 2 घंटे चलता है, 1 घंटे चलता है. तो मुझे बेस्ट बेस ये देखना चाहिए कि हॉर्स पावर के साथ साथ हाउ मेनी आवर्स दैट हैज बीन पुट इनटू वर्किंग. गेटिंग अ पॉइंट? आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो आप लिख लें पावर बिल. एक बच्चा कहता है जी पहला लिखा ही नहीं लिखो भैया. मैं क्या कहता हूँ यार, मर्जी है आपकी. रेंट 60,000 रुपीज कॉमन इनकर किया. दीज कैन बी, देयर कैन बी नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो द बेसिस विच वी कैन डिवाइड. आई हैव जस्ट रिटन 4. मैंने 4 ही लिखे हैं कि आपको लॉजिकली बातों को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं. ठीक है जी. रेंट के बाद मैं आ गया था सुपरवाइजर सैलरी. ये सारी चीजें अपोर्शन कर रहे हैं. अब बेसिस चाहिए, लॉजिक चाहिए, उनको यूज कर रहे हैं. मैं आ गया जी पावर बिल. ठीक है जी. नंबर ऑफ वर्कर्स, हॉर्स पावर, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, एरिया. आई थिंक मैंने आज के इस लेक्चर को प्रॉपर जस्टिस दिया है. ये लेक्चर 3 है. अभी मैं टुकड़ों में बता रहा हूं, इकट्ठा करके बताऊंगा. पहले छोटी छोटी बातों तो सीख लो. ए तो सीख लो, पी तो सीख लो, पी तो सीख लो, एल तो सीख लो, ई तो सीख लो. फिर बताऊंगा एप्पल, और फिर एप्पल दिखाऊंगा. अभी I think I have given you a brief note about what I mean by allocation and what I mean by apportionment. My objective in the overhead is I want to distribute the overheads. And for distributing the overheads, because I want to calculate the cost, I want to ascertain the cost. And for that, I should know how much is the direct cost and how much is the indirect cost. But in order to find out the indirect cost, in order to distribute that overheads, I have to firstly learn these concepts, because after that only I can logically distribute that overhead cost. And for that I should know what is the meaning of production department, service department. I should know what I mean by allocation and apportionment, and what are the basis for that, what are the basis of apportionment. तो next lecture number 4 में मैं भूपेश आनंद आपको पता क्या बताऊंगा. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसके अलग अलग तरीके क्या है, मेथड्स क्या हैं. बड़ा मजा आने वाला है बेटे. तो इसका मतलब लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, आने वाले 3-4 लेक्चर्स में हम बड़ा सारा प्रैक्टिकल करने वाले हैं.
कैलकुलेटर्स आप अपने पास रखना, मैं बड़ी सारी बातों को समझाऊंगा, आपको बड़ा प्यार प्यार से आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।